कैसे हैं? बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। और आज हम लोग बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। और ये प्रैक्टिस सेट मैंने उठाया हुआ है और ये प्रैक्टिस सेट आपको दिखाई दे रहा है कि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जामिनेशन केमिस्ट्री सेट है ये, और सेट नंबर 1 मैंने ये बनवाया है। ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करते चलते हैं और ये क्वेश्चन लाइन से हम लोग चलेंगे एक एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, और आप जानते हैं कि सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए रिएक्शन आपके सामने है 2NH3N2 + 3H2 और Kp की इकाई क्या होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि Kp अगर हम लोगों को निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको सिंपल सा इसको करके दिखाता हूँ कि Kp के लिए हम लोग क्या करें। Kp = हो जाएगा आपका N2 गैस ऊपर आ जाएगा, और इसी तरीके से आपका PON2 गैस हो जाएगा। P यहाँ पर इसी तरीके से PH2 गैस की पावर यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका NH3 की पावर यानी PNH3 की पावर 2 आ जाता है। तो अगर इनकी हम लोग एटीएम रखेंगे तो यहाँ पर मैं एटमॉस्फेयर यूनिट रख लेता हूँ, यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर का क्यूब रख लेता हूँ, नीचे भी एटमॉस्फेयर का स्क्वायर रख लेता हूँ। तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 बचेगा तो केवल स्क्वायर बचेगा, यानी कि इसका 4th वाला आंसर सही आना चाहिए। इनकी सीट आपको आखिर में लगा करके दी जाएगी, लेकिन उससे पहले आप ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। इसी तरीके से AlCl3 में पानी मिलाने पर, अगर AlCl3 में मैं पानी मिला देता हूँ तो पानी का आयतन बढ़ जाएगा। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि पानी का आयतन बढ़ा दोगे भाई। पानी का आयनन घट जाएगा, पानी का आयनन परिवर्तित रह जाएगा, पानी का आयनिक गुणनफल बढ़ जाता है। तो AlCl3 आयनिक होने के बाद बनाता क्या है? AlCl3 आयनिक होने के बाद बनाएगा, आपको अगर दिखाता हूँ तो मैं Al ट्राई पॉजिटिव आयन बनाएगा और 3Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। इसी तरीके से अगर ये Al ट्राई पॉजिटिव आयन जो है वो वाटर के OH नेगेटिव आयन से कंबाइन कर लेंगे, तो यानी कि कंबाइन करने के बाद AlOH का होल थ्राइस बन जाता है। तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि पानी का आयनन तो बढ़ेगा, लेकिन पानी में जो डिसोसिएशन है वही बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सिंपल सा मुझे इसका सेकंड का आंसर जो है वो 1 एग्जैक्ट लगता है कि यही लगना चाहिए और यही होना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले आते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए pKb का मान इतना दे रखा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का अनुमापन HCl के साथ किया जाता है। आधे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण के पश्चात pH का मान क्या होगा। तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ इसके लिए कि कैसे आपको ये क्वेश्चन कर लेना है। इस क्वेश्चन के लिए आप यहाँ पर सिंपल सा एक काम ये कर लीजिए कि पहले NH4OH को आप आयनित कर लीजिए, यानी कि NH4OH को आप डिसोसिएट कर लीजिए, NH4 पॉजिटिव में कर लीजिए और OH नेगेटिव में कर लीजिए। जब आपने इसे डिसोसिएट कर लिया तो आपको पता होना चाहिए कि जब HCl मिलाओगे, आप HCl इसमें डालोगे तो यानी कि H पॉजिटिव आयन बनेगा, H पॉजिटिव आयन बनेगा यहाँ पर, और Cl नेगेटिव आयन बनेगा। ये संभावना बन जाती है NH4, यानी कि सिंपल सा NH4 पॉजिटिव बन जाएगा। तो अगर मैं POH निकालता हूँ तो POH = pKb हो जाता है। pKb प्लस लॉग यहाँ पर कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्ट की रह जाती है, और नीचे आपकी कंसंट्रेशन आपकी बेस की आ जाती है, इस तरीके से आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने फार्मूला पुट कर देना, POH = हो जाएगा pKb हो जाएगा, और साथ में वैल्यू दे रखी है, वैल्यू देख लेते हैं। pKb का मान, यानी pKb का मान 4.7 यहाँ रख दूंगा मैं, और इसके पश्चात आपको pH निकालनी है। तो अब यहाँ पर pKb का मान जो है वो आपका आ गया, pKb का मान आ गया आपके हिसाब से यहाँ पर 4.75, ये 4.75 आ गया। तो अब आपने करना क्या है, तो यानी कि फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये भी चीज़ जान लीजिए कि दोनों की वैल्यू न्यूट्रलाइज हो जाएगी, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। अब यहाँ पर pH प्लस POH = होता है 14, तो pH = 14 - 4.75 हो जाता है। यानी कि अगर इसमें से घटाते हैं 14 में से, तो यानी कि 25 बचा, और यहाँ पर बचा आपका 25, 9, 5, 14, यानी कि 9.25 फिर आंसर इसका आना चाहिए। ये आंसर मुझे फर्स्ट इसका लग रहा है। और यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए Kb का मान दिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का अनुमापन HCl के साथ किया जाता है। आधे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण के पश्चात, आधा अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर उदासीनीकरण कर दिया तो सिंपल सी बात है, फिर हम इसको न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ की वैल्यू को यूज नहीं किया, ये वैल्यू इसके बराबर हो जाती है, तो इसलिए मैंने ये आंसर निकाल दिया हुआ। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तरीका और भी है, तो लगाइएगा आप इसको दूसरे तरीके से। द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया होती है यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, यानी कि यूनिट ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर का आपको तरीका मैंने बताया हुआ है कि अगर हम लोग क्या करते हैं,
फार्मूला है सेकेंड ऑर्डर का के की वैल्यू के लिए मोल पर लीटर और यहाँ पर मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन होता है और यहाँ पर सेकंड इन्वर्स हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ सेकंड रखेंगे तो यानी कि मोल का लीटर का स्क्वायर, यानी एक ही हमें अब समझ में आ रही है कि एक ही वैल्यू सही होगी। लीटर पर मोल हो जाएगा, लीटर पर मोल पर सेकंड हो जाता है, लेकिन लीटर पर मोल पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ 2 रख देता हूँ, तो जब 2 रखूंगा तो यहाँ की मोल में पावर -1 चली जाएगी, ठीक है। लीटर पूरा हो जाएगा, लीटर टू 1 हो जाएगा, ठीक है। यही यानी कि फोर्थ वाला आंसर लीटर पर मोल पर सेकंड आना चाहिए, लीटर पर मोल पर सेकंड आना चाहिए। एक बार चेक भी कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पर 2 रख दीजिएगा तो यहाँ की -2 बचा, तो -2 का मतलब हुआ कि लीटर स्क्वायर आना चाहिए, फिर तो लीटर स्क्वायर हो गया और 2 बचा, 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचा, माइनस तो लीटर हो जाएगा। नहीं लीटर सही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद हाइड्रेट ऑफ द नाइट्रोजन विच इज एसिडिक, कौन सा हाइड्रेट नाइट्रोजन का एसिडिक है? तो मुझे जहाँ तक आइडिया है कि जो हाइड्रोजोइक एसिड होता है उसका नेचर एसिडिक होता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन लगा देता हूँ। और इसी तरीके से अ सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल जो होता है वो एंटीसेप्टिक डिसइंफेक्टेंट दोनों का काम करता है। और इसकी खास बात ये होती है कि इसमें अगर हम लोग चलते हैं तो एंटीसेप्टिक ये तब बनता है जब इसका डाइल्यूशन कर दिया जाता है, और डिसइंफेक्टेंट जब होता है जब इसको डाइल्यूशन ज़्यादा हम लोग नहीं करते हैं। तो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कहाँ कौन सी चीज़ हमें ध्यान रखनी, कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अब चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ और आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग चल रहे हैं इसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में। यानी ग्लूकोज व्हेन हीटेड विद द CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ द ड्राई HCl गैस गिव्स द अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड बिकॉज इट कंटेन्स, यानी कि ग्लूकोज अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड दे रहा है। क्यों दे रहा है इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। इसका रीजन क्या होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 5 लगे हुए हैं और 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ही CH3OH अटैक करता है, बाकी कहीं पर अटैक नहीं करता है। लेकिन ग्लूकोज व्हेन हीटेड विद ड्राई HCl, ये रिएक्शन मैंने पढ़ाई हुई है, तो ये ग्लाइकोसाइडिक बना बीटा मिथाइल ग्लाइकोसाइडिक बनाता है, क्योंकि ये अब OH की ग्रुप की वजह से नहीं, प्रेजेंस नहीं हो रहा है क्योंकि ड्राई HCl लिया हुआ है। तब ये भाई साहब आपको इस बात के रिप्रेजेंटेशन देता है कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, यानी कि इसका आंसर फिर 7th का जो है वो क्या होना चाहिए, 7th का आंसर फिर मेरे हिसाब से फर्स्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंट चली। फिर दिया है मेलवोवेयर अर्थ क्या होता है, ये मेलवोवेयर क्या होता है? मेलवोवेयर जो होती है वो एक टाइप की, मेलवोवेयर जो होती है वो एक टाइप की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। मेलवोवेयर जो होती है वो एक टाइप की थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। तो मुझे इसका आंसर का जो अनुमान है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में है। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो कंसेप्ट है वो आपको पता है कि इसके अंदर क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, और जो क्रॉस लिंकिंग हो जाती है उसी की वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, टफ हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि क्रॉस लिंकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर दिस, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका फिर हम लोग थर्मोसेटिंग ही आंसर लगाएं जहाँ तक मुझे अनुमान है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारी सीरीज में लगा हुआ है और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि एनिलीन निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया करके शिवक्षार बनाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। एनिलीन रिएक्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज टू फॉर्म द शिफ्स बेस। तो दुनिया जान रही है कि एनिलीन जो होता है वो रिएक्शन बेंजल्डिहाइड के साथ करने पर शिफ्स जो है वो बेस बनाता है। तो यहाँ पर मैं आंसर नंबर 2 को सफिशिएंट समझता हूँ, 2 को प्रेफर करता हूँ। और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 10 चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉस, अरे यार लॉसमिट नंबर मैंने पढ़ाया है, मेरी वीडियोस में देखिएगा, मजा आ गया क्वेश्चन को देख करके कि लॉसमिट नंबर क्या होता है। तो लॉसमिट नंबर 2.69 इंटू 10⁻19 माना जाता है, इसी को लॉसमिट नंबर कहते हैं। विच कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कौन घुल जाता है? तो दारू आपने तो देखा होगा पानी में घुल जाती है और बढ़िया सा पैक भी बन जाता है दारू का, एकदम लगा भी सकते हैं। तो 11 का सेकंड आंसर लगा लीजिए कि 11 का सेकंड हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ द रेडिएशन, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का बहुत अच्छा कौन सा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, विच ऑफ द नॉट, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक द एनर्जी इज नॉट एब्जॉर्ब, तो ऐसा तो होता नहीं, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, इमिटेड भी होती है। तो फिर तो ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं मुझे लगता है, फिर तो ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं, पहले पे ही टिक कर लेता हूँ।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द बेंजल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये चीज भी आपको जाननी पड़ेगी कि इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे। तो आप ध्यान दीजिए इस रिएक्शन को क्या कहना है। अब बताइए आप कि भाई सोडियम बेंजाइल अल्कोहल लिया और सोडियम बेंजोएट भी लिया हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि ये बेंजाइल अल्कोहल बेंजोएट ऑब्टेन, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि अगर हम लोग C6H5CHO के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और इसको NaOH के साथ में हीट कर देते हैं तो आपको पता है कि कन्नी-झाड़ो रिएक्शन है, तो यहाँ पर मैं कैनी-झाड़ो रिएक्शन को प्रेफरेंस दे देता हूँ। एन अल्काइल हैलाइड में भी कन्वर्टेड इनटू द अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दीजिए। तो यानी 14 का सब्स्टिट्यूशन, यानी कि ये मैंने RX लिया अल्काइल हैलाइड, उसके साथ में KOH की रिएक्शन करा दी तो आपको पता है KOROH बन जाएगा और KX यहाँ पर निकल जाएगा। 15वें क्वेश्चन पे चले आइए। द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ द 2 ब्यूटाइन विद लिक्विड अमोनिया आपको दिया हुआ है, तो यानी कि अब आप कर सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनता है, तो ये जरूर जानकारी रहनी चाहिए कि प्रोडक्ट की कंडीशन में हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, सिस नहीं बनता, तो ये नहीं बनेगा। और ये तो सिंपल हो गया नॉर्मल, तो यहाँ सिस और ट्रांस वाली बात आती है, तो यहाँ पर ट्रांस प्रोडक्ट केवल बी में बन रहा है, तो बी आंसर ही हम लोग एक्यूरेसी में लेकर के आएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट विच मेटल कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग, कौन सा मेटल कार्बोनेट है जो डिकम्पोज हो जाता है हीटिंग पर, यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनेट विच मेटल कार्बोनेट इज डिकम्पोज्ड ऑन हीटिंग। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा ये समझता हूँ कि कौन सा मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आने पर जो चलता है कार्बोनेट का वो डिसोसिएशन घट जाता है, तो लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है। तो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट मैग्नीशियम सोडियम के बाद ही मैग्नीशियम आता है, मतलब पहला आंसर आना चाहिए। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो डिकम्पोज होता चला जाता है, तो यहाँ पर मैं MgCO3 को ही टिक करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जियोलाइट इज फॉल्स, जियोलाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन में जियोलाइट आर द एल्यूमिनोसिलिकेट हैविंग द 3, तो ये तो फिर सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। सम ऑफ द SiO4 यूनिट्स आर रिप्लेस्ड बाई, नहीं ऐसा नहीं होता है, तो यही स्टेटमेंट गलत है। सेकंड आंसर आप लगा लीजिएगा कि इसकी का आंसर सेकंड हो जाएगा। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बहुत दमदार लेकर के आया हूँ, इन क्वेश्चंस को करिएगा तो आपको बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन में, यानी 18 क्वेश्चन कहता है कि इन SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग, SN2 रिएक्शन दे रखी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रिएक्टिव रेट, कहाँ पर हाईएस्ट रिएक्टिव रेट होगा, तो आपको बता देना चाहूँगा जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होगा, तो इसमें प्राइमरी में भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी छोटा भैया यही है, बाकी ये 3 कार्बन वाला ये सेकेंडरी और ये टर्सरी, तो प्राइमरी वाला SN2 मैकेनिज्म को ज़्यादा फॉलो करेगा, प्राइमरी में भी जो स्मॉल चेन है ये ज़्यादा फॉलो करेगा, तो सेकंड आंसर आप इसमें लगा लीजिएगा। 19 पे चलते हैं। 19 वाले क्वेश्चन का आंसर नेस्लर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, नेस्लर्स रिएजेंट अमोनियम आयन को डिटेक्ट करने में काम आता है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा। IUPAC नेम अगर इसका देखना चाहें तो लंबी चेन ढूंढ ली, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि हमारे हिसाब से लंबी चेन में अगर हम लोग चलना चाहेंगे तो 20 वाले का जो आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए वो फिर होना चाहिए 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 3 पे मिथाइल आ जा रहा है और यहाँ 1 2 पे पेंटीन आ रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 21 पे आइए, कैटलिस्ट यूज इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ द ऑयल, निकल कैटलिस्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, ध्यान रखना आप इसको। और यहाँ पर ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज फार्मुलेटेड, ब्राउन रिंग बनता है और ब्राउन रिंग में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये जान लीजिए आप अच्छे से, ये एक ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 22 वाले का जो आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से वो फर्स्ट, यानी कि यही आना चाहिए। द ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इज फार्मुलेटेड एज, इसके ऊपर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, आयरन की 1 आएगी 2 आएगी, यहाँ पर फेरोसो फेरस आती है ना, फेरोसो फेरस सल्फेट, यानी कि अगर मैं निकालना भी चाहूँ यहाँ पर तो निकाल भी सकता हूँ। एक्स मान लेता हूँ, +0 मान लेता हूँ, +1 मान लेता हूँ, और इजी यहाँ पर -2 इज इक्वल टू 0 ये जाएगा, ये माने यानी कि 1 ही आएगी, ठीक है 1 आएगी। द मोलल सॉल्यूशन इज 1 दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में घुले होते हैं, यही 1 मोलल सॉल्यूशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको आगे मैं बढ़ा लेता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज ब्रोंस्टेट एसिड एंड बेस, जो ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो ये दे सकता है ले नहीं सकता, ये
ले भी सकता है, ये दे नहीं सकता, यानी ये एक ऐसा मुझे दिख रहा है, ये अब दे सकता है ले नहीं सकता, तो इन दोनों को हटा देता हूँ, यानी कि यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। ये दे सकता है और ले भी सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी, यानी कि 24 वाले का आंसर मैं सेकंड पर प्रेफर करूंगा और यही बेटर आंसर होगा। इसके बाद 25वें की बात कर लेता हूँ, तो 25वें में विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन डज नॉट एग्जिबिट, कौन सा हेलोजन है जो एग्जिबिट नहीं करता ऑक्सीडेशन स्टेट, डज नॉट एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको पता होना फ्लोरीन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट नहीं करता है, सब जान रहे होते हैं। बॉक्साइट और इज कंसंट्रेटेड बाई फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड नहीं, इलेक्ट्रो नहीं, केमिकल सेपरेशन मेथड इसमें यूज होता है। और 26 वाले का इसका मतलब आंसर हम लोग थर्ड लगाएंगे, क्योंकि इसमें बेयर्स मेथड हम लोग यूज करते हैं। द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई एट द रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम इज इतना दे रखा है, द हाफ लाइफ पीरियड इतना दे रखा है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको मेथड अप्लाई करना है, यानी कि दो एलिमेंट है एक्स और वाई, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम इतना है, यानी इतना है, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ द टू एलिमेंट्स एक्स एंड रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम ये दे रखा है। इफ द हाफ लाइफ पीरियड इतना दे रखा है, तो ये आपको सिंपल है, देन द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द वाई, एक का दिया हुआ है, एक का आपको निकालना, के की दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं, 245 दिन आएगा जहाँ तक मुझे अनुमान है, और ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। अगर आप बताएंगे तो इसको सॉल्व भी किया जाएगा। वैसे ये इजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर सकते हैं, 245 दिन इसका आंसर आता है। इसमें रेशियो में आंसर निकाला जाता है, यानी कि सिंपल आपको मैं कहूँ कि हम लोग रेशियो में इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप निकालना चाहें तो रेशियो में इसका आंसर निकाल दीजिएगा, आप आसानी से निकाल लेंगे, तकलीफ आपको नहीं होगी। यानी कि अगर मैं फार्मूला बताना चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, एन एक्स अपॉन एन वाई इज इक्वल टू होता है टी हाफ हो जाएगा, टी हाफ, और यहाँ पर टी हाफ हो जाएगा, और ये x का हो गया और ये आपका y का हो गया, दोनों को रखना और निकाल लेना। मुझे उम्मीद है कि आंसर 245 मैंने कैलकुलेट किया था एक बार, तो मुझे याद है कि आ जाएगा। फार्मूला मैंने आपको बता दिया। इसी सीरीज में हम लोग और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन कितने हो रहे हैं ध्यान दीजिएगा। 28वां क्वेश्चन चलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन हैज ए पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी चेंज विद डेल्टा यू। तो आप